हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले सिंक्रोनस मशीन की लॉसेस के बारे में और एफिशिएंसी के बारे में। तो हमें पता है जो सिंक्रोनस मशीन है वो कैसी मशीन है, रोटेटिंग मशीन है। चाहे जनरेटर कंसिडर करो या फिर मोटर कंसिडर करो, दोनों में हमें कौन सा पार्ट मिलेगा? हमें बेसिकली मिलेगा रोटेटिंग पार्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमारी जब भी मशीन में रोटेटिंग पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्रांसफार्मर कंसिडर करें, तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, स्टैटिक पार्ट होता है। जिसकी वजह से होता क्या है, जो मैकेनिकल लॉस होता है वो हमें ज़ीरो मिलता है ट्रांसफार्मर के केस में। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो सिंक्रोनस मोटर है या फिर इंडक्शन मोटर ले लो या फिर डीसी मोटर ले लो, जनरेटर ले लो, मोटर जनरेटर के केस में होता क्या है, चाहे कोई भी मोटर होने दो, सिंक्रोनस मोटर होने दो, इंडक्शन मोटर होने दो, डीसी मोटर होने दो, मोटर जनरेटर के केस में होता है क्या है, बेसिकली हमारे मोटर और जनरेटर में मैकेनिकल लॉस भी हो रहे होते हैं। तो मैकेनिकल लॉस होने की वजह से होता क्या है, हमारी जो मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी कम होती है। मतलब अगर ट्रांसफार्मर कंसिडर करें तो उसमें कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होता, मगर ये सिंक्रोनस मोटर, मतलब जो मोटर और जो जनरेटर है उसमें मैकेनिकल लॉस होता है। तो लॉस बढ़ने की वजह से होता क्या है, जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। तो मोटर जनरेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, मगर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसकी जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन। तो यहाँ पर ये सिंक्रोनस मोटर में हमें कौन कौन से सिंक्रोनस मशीन में मतलब हम लोग सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर दोनों हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें कौन कौन सा लॉसेस मिलेगा? हमें मिलेगा सबसे पहला आर्मेचर कॉपर लॉस और रोटेशनल लॉस। रोटेशनल लॉस बेसिकली हमें दो टाइप, रोटेशनल लॉस को हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो लॉस है वो है कोर लॉस और दूसरा जो लॉस है वो है मैकेनिकल लॉस। तो रोटेशनल लॉस में हमें दो लॉस मिल रहे हैं। पहला जो लॉस है वो है कोर लॉस, दूसरा जो लॉस है वो है मैकेनिकल लॉस। कोर लॉस में अगेन हमें दो लॉसेस मिलेंगे। सबसे पहला जो लॉस है वो है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा जो लॉस है वो है एडी करंट लॉस। मैकेनिकल लॉस में हमें दो लॉसेस मिलते हैं। पहला जो लॉस है वो है फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फील्ड कॉपर लॉस, फिर उसके बाद चौथा वाला जो लॉस है वो कौन सा लॉस है? स्ट्रे लोड लॉस है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आर्मेचर कॉपर लॉस के बारे में। यहाँ पर हमें पता है सिंक्रोनस मशीन में जो स्टेटर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर्मेचर, और जो रोटर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फील्ड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर कॉपर लॉस है किसकी वजह से होगा? आर्मेचर के रेसिस्टेंस की वजह से, और आर्मेचर में जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से होता है बेसिकली आर्मेचर कॉपर लॉस। और सिमिलरली जो फील्ड कॉपर लॉस है वो किसकी वजह से होता है? जो फील्ड में जो करंट जो फ्लो हो रहा है और जो फील्ड का जो रेसिस्टेंस है उसकी वजह से होता है फील्ड कॉपर लॉस। अभी स्ट्रे लोड लॉस क्या होता है? तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्ट्रे लोड लॉस, व्हेन स्ट्रे लोड लॉस का मतलब क्या होता है? व्हेन फ्लक्स ऑफ मशीन लिंक विद द आयरन पार्ट। जब मशीन की फ्लक्स आयरन पार्ट के साथ लिंक करती है तो होता क्या है, जो आयरन पार्ट है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो आयरन पार्ट है उसमें एडी करंट फ्लो होता है आयरन पार्ट के थ्रू, जिसकी वजह से लॉस जनरेट होता है। और वो जो लॉस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्ट्रे लोड लॉस। तो ये जो स्ट्रे लोड लॉस है वो हमारी मशीन में, या फिर ये जो स्ट्रे लोड लॉस जो होता है ये बेसिकली जो मशीन के साथ जो लोड कनेक्टेड होता है उसमें होता है। बेसिकली मशीन के साथ जो लोड जो कनेक्टेड होता है उसमें जो आयरन के जो पार्ट होते हैं उसमें होता है एडी करंट इंड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, और वो एडी करंट की वजह से लॉस जनरेट होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्ट्रे लोड लॉस। तो हर एक लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रोटेशनल लॉस है, रोटेशनल लॉस में जो कोर लॉस हो गया और जो मैकेनिकल लॉस, ये जो रोटेशनल लॉस है पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मशीन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मेचर कॉपर लॉस के बारे में। तो जो आर्मेचर कॉपर लॉस है वो अकर करता है, पहले वाले लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, आर्मेचर कॉपर लॉस। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर कॉपर लॉस है वो अकर करता है किसके वजह से? आर्मेचर के रेसिस्टेंस की वजह से। और जो फील्ड कॉपर लॉस है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, फील्ड कॉपर लॉस अकर ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस कैन बी मेजर बाय डीसी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फील्ड कॉपर लॉस है वो किसकी वजह से हो रहा है? आर्मेचर कॉपर लॉस। और ये फील्ड कॉपर लॉस है किसके वजह से हो रहे हैं? करंट की वजह से और रेसिस्टेंस की वजह से। जैसे कि हमने बात किया, जो आर्मेचर कॉपर लॉस है किसकी वजह से होता है? आर्मेचर के रेसिस्टेंस की वजह से और आर्मेचर में जो करंट जो फ्लो हो रहा होता है उसकी वजह से। और जो फील्ड कॉपर लॉस है किसकी वजह से होता है? फील्ड का जो रेसिस्टेंस है उसकी वजह से और फील्ड में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो फील्ड कॉपर लॉस है, जो फील्ड कॉपर लॉस है उसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आर्मेचर कॉपर लॉस होने दो या फिर फील्ड कॉपर लॉस होने दो, दोनों में, दोनों लॉसेस में जो मेन जो रीज़न है वो क्या है? वो है करंट और रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो फील्ड कॉपर लॉस है इसे अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली हमें फील्ड का जो रेसिस्टेंस है वो हमें पता करना होगा। और फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है, और जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग कैसा मेजरमेंट कर सकते हैं? डीसी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड के हेल्प से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो डीसी एमीटर है उसके हेल्प से फील्ड का करंट मेजरमेंट ले लेंगे, और जो डीसी वोल्ट मीटर है उसके हेल्प से हम लोग फील्ड का जो वोल्टेज है उसका मेजरमेंट ले लेंगे। वोल्टेज और करंट के रेशियो के हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा? जो फील्ड है उसका करंट हमें मिल जाएगा।
और फिर जो जो फील्ड उसका हमें रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो फील्ड कॉपर लॉस अगर ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस कैन बी मेजर। जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है उसका हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं डीसी एमीटर वोल्टमीटर मेथड के हेल्प से। सिमिलरली अगर हम लोग देखें आर्मेचर कॉपर लॉस भी किसकी वजह से हो रहा है, आर्मेचर कॉपर लॉस करंट और रेसिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो क्या ये आर्मेचर का रेसिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं डीसी एमीटर वोल्टमीटर मेथड के हेल्प से? हम लोग नहीं मेजर कर सकते। अगर हम लोग मेजरमेंट ले तो भी जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो फील्ड है इसका हमने रेसिस्टेंस तो मेजर किया विद द हेल्प ऑफ डीसी एमीटर वोल्टमीटर मेथड। उसका रीज़न क्या था कि जो फील्ड है इसके साथ हम लोग डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। मगर ये जो इस आर्मेचर होता है इसमें, और जो आर्मेचर होता है उसमें जो करंट जो फ्लो रहा होता है वो कौन सा करंट फ्लो रहा होता है, एसी करंट फ्लो रहा होता है। फील्ड वाइंडिंग के साथ हम लोग डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसके थ्रू डीसी करंट फ्लो रहा होता है। और डीसी एमीटर वोल्टमीटर मेथड के हेल्प से हम लोग जो फील्ड का जो रेसिस्टेंस है उसका हम लोग मेजरमेंट आसानी से ले सकते हैं और वो जो रिजल्ट जो मिलेगा वो सही भी होगा। मगर यहाँ पर ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर के केस में जो करंट जो फ्लो रहा होता है वो कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है। इससे पहले हमने बात किया था 3 फेज एसी करंट होता है। जब हम लोग सिंक्रोनस मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था। तो जो आर्मेचर है उसमें जो करंट जो होता है वो कौन सा करंट होता है, वो बेसिकली एसी करंट होता है। और ये जो एसी करंट का जो मेजरमेंट है, ये जो एसी करंट है आर्मेचर में फ्लो रहा है। और यहाँ पर ये जो आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है इसका मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग डीसी एमीटर वोल्टमीटर मेथड यूज़ नहीं कर सकते। और अगर करें तो जो रिजल्ट होगा वो हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं एक्यूरेट मिलेगा इसके बारे में भी बात करते हैं। आर्मेचर कॉपर लॉस कैन बी मेजर बाय आर्मेचर रेसिस्टेंस। जो आर्मेचर का कॉपर लॉस है उसका हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं आर्मेचर रेसिस्टेंस के हेल्प से। और आर्मेचर करंट के हेल्प से जो आर्मेचर का जो कॉपर लॉस है उसका हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आर्मेचर कॉपर लॉस को। इफ़ आर्मेचर रेसिस्टेंस इज मेजर बाय डीसी एमीटर वोल्टमीटर मेथड, अगर आर्मेचर रेसिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर करें डीसी एमीटर वोल्टमीटर मेथड के हेल्प से तो जो रिजल्ट होगा वो इनएक्यूरेट होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें क्योंकि अगर हम लोग देखें आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है वो कैसा है, वो एसी, जैसे कि हमने डिस्कस किया आर्मेचर में इंड्यूस होता है एसी करंट। और जो डीसी एमीटर वोल्टमीटर मेथड है वो हमें कौन सा रेसिस्टेंस देता है, डीसी रेसिस्टेंस देता है। और अगर हम लोग देखें जो एसी रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होती है वो डीसी रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न की वजह से जो आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस मेजरमेंट हम लोग करेंगे डीसी एमीटर वोल्टमीटर मेथड के हेल्प से वो कैसा होगा, वो इनएक्यूरेट होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने बात किया आर्मेचर कॉपर लॉस के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो रोटेशनल लॉस है इसको हम लोग कैसा डिटरमाइन करें। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रोटेशनल लॉस। तो रोटेशनल लॉस को डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मशीन है उसको हम लोग चलाएंगे, रन दी मशीन विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर एट रेटेड स्पीड। जो मशीन है, पहला मेथड रोटेशनल कॉपर लॉस को डिटरमाइन करने का पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो मशीन है उसको हम लोग प्राइम मूवर के हेल्प से चलाएंगे और जो मशीन है वो अपने रेटेड स्पीड पर चलेंगी। जो आर्मेचर टर्मिनल होगा वो ओपन होगा और जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो भी कैसी होगी, अनएक्साइटेड होगी। अगर आर्मेचर टर्मिनल अगर ओपन होता है तो जो आर्मेचर करंट होगा वो जीरो होगा। आर्मेचर मतलब स्टेटर और जो फील्ड है मतलब रोटर। तो जो आर्मेचर करंट है वो कैसा होगा, वो जीरो होगा। आर्मेचर करंट जीरो होगा मतलब आर्मेचर कॉपर लॉस जीरो होगा। जो फील्ड है वो भी कैसी है, अनएक्साइटेड है। फील्ड अनएक्साइटेड है जिसकी वजह से होगा क्या, फील्ड का करंट जीरो होगा। करंट जीरो होने की वजह से होगा क्या, जो फील्ड कॉपर लॉस होगा वो जीरो होगा। हमें पता है कोई भी कॉपर लॉस होने दो, आर्मेचर का कॉपर लॉस होने दो, फील्ड का कॉपर लॉस होने दो, जो कॉपर लॉस होता है वो डिपेंड करता है करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के ऊपर। अगर कोई भी एक अगर ज़ीरो होता है तो जो कॉपर लॉस होगा वो ज़ीरो होगा। तो आर्मेचर करंट अगर ज़ीरो हो गया तो आर्मेचर कॉपर लॉस ज़ीरो, फील्ड करंट ज़ीरो है तो जो फील्ड कॉपर लॉस होगा वो भी होगा ज़ीरो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कोर लॉस ऑल्सो रिमेन ज़ीरो। जो कोर लॉस होगा वो भी कैसा होगा, वो ज़ीरो होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है, आर्मेचर ओपन है और जो फील्ड है वो अनएक्साइटेड है, उसकी वजह से जो कोर लॉस है वो भी हमें कैसा मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अगर हम लोग देखें जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस में हमें कौन कौन से लॉस मिलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस मिलता है और दूसरा जो लॉस होता है वो होता है एडी करंट लॉस। हमने बात किया हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में और एडी करंट लॉस के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कोर लॉस होता है प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के साथ। अगर करंट जीरो है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो होगी तो जो कोर लॉस होगा वो भी क्या होगा, वो जीरो होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये सारे कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग, आर्मेचर करंट जीरो है, आर्मेचर कॉपर लॉस जीरो, फील्ड करंट जीरो, फील्ड कॉपर लॉस जीरो। आर्मेचर करंट क्यों जीरो है, क्योंकि जो आर्मेचर टर्मिनल है वो ओपन है। फील्ड करंट क्यों जीरो है, क्योंकि जो फील्ड है वो अनएक्साइटेड है जिसकी वजह से फील्ड कॉपर लॉस जीरो, आर्मेचर कॉपर लॉस जीरो, कोर लॉस जीरो, सर्किट में कोई करंट नहीं होने की वजह से। तो ये सारे के सारे कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग एज पर अबव कंसिडरेशन जो आर्मेचर कॉपर लॉस है वो जीरो है, कोर लॉस भी जीरो है और जो फील्ड लॉस है वो भी क्या है, वो है जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्मेचर कॉपर लॉस जीरो है, फील्ड कॉपर लॉस भी जीरो और जो कोर लॉस है वो भी क्या है, वो है जीरो। तो यहाँ पर ये सारे के सारे लॉसेस की वजह से जो पावर इनपुट होगा सिंक्रोनस जनरेटर का
वो किसके बराबर में होगा, मैकेनिकल लॉस के बराबर में होगा। और जो मैकेनिकल लॉस है सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस है, आर्मेचर कॉपर लॉस है इलेक्ट्रिकल लॉस है, फील्ड कॉपर लॉस ये भी इलेक्ट्रिकल लॉस है, कोर लॉस ये भी इलेक्ट्रिकल लॉस है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल लॉस है वो क्या है, वो है ज़ीरो। तो ऐसे केस में ऐसे केस में होगा क्या, जो पावर इनपुट होगा वो किसके बराबर में होगा, मैकेनिकल लॉस के बराबर में होगा। और जो मैकेनिकल लॉस है वो क्या है, जो मैकेनिकल लॉस है वो फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस का सम है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ड्यू टू दिस लॉसेस प्राइम मूवर इनपुट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर रिमेन इक्वल टू मैकेनिकल लॉस विच इज सम ऑफ फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस। तो जो प्राइम मूवर का जो जो पावर इनपुट होगा किसके बराबर में होगा, इनपुट पावर प्राइम मूवर का जो पावर होगा किसके बराबर में होगा, फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं आर्मेचर का इलेक्ट्रिकल लॉसेस जीरो होने की वजह से होगा क्या, जो मशीन का जो इनपुट होगा वो किसके बराबर में होगा, जो मशीन का जो प्राइम मूवर इनपुट होगा, या फिर बोल सकते हैं जो पावर इनपुट होगा वो किसके बराबर में होगा, मैकेनिकल लॉस के बराबर में होगा, जो कि फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस है। दूसरा स्टेप कंसिडर करते हैं। दूसरे स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, नाउ इन दिस स्टेप वी रन दी मशीन एट रेटेड स्पीड। अभी हम लोग करेंगे क्या, जो मशीन है उसको हम लोग रेटेड स्पीड पर चलाएंगे, और जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो एक्साइटेड होगी, और जो आर्मेचर टर्मिनल होगा वो कैसा होगा, वो ओपन होगा। आर्मेचर टर्मिनल अगर ओपन है तो जो आर्मेचर करंट है वो जीरो होगा, ड्यू टू ओपन टर्मिनल ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर टर्मिनल ओपन है तो आर्मेचर करंट जीरो, जिसकी वजह से आर्मेचर कॉपर लॉस अभी भी जीरो होगा। जो फील्ड कॉपर लॉस होगा वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि जो फील्ड है वो एक्साइटेड है। और जो मैकेनिकल लॉस है वो भी कैसा होगा, वो भी नॉन जीरो होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कोर लॉस है वो भी नॉन जीरो होगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो पावर होगा प्राइम मूवर का वो किसके बराबर में होगा, रोटेशनल लॉस के बराबर में होगा। तो जो प्राइम मूवर का जो पावर है वो किसके बराबर में होगा, रोटेशनल लॉस के बराबर में होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता होना चाहिए जो हिस्टेरिसिस लॉस और जो एडी करंट लॉस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्स के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये जो कोर लॉस है वो है क्या, वो सम है हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस का। हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों को अगर हम लोग मिला दे तो हमें कौन सा लॉस मिल जाएगा, कोर लॉस मिल जाएगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस ये प्रोपोर्शनल होते हैं फ्लक्स के स्क्वायर के साथ। सिमिलरली जो हिस्टेरिसिस लॉस और जो एडी करंट लॉस है वो वोल्टेज के स्क्वायर के साथ भी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कोर लॉस विच इज द सम ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्लक्स एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी होगा क्या, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे कि हमने बात किया, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया, जो प्राइम मूवर का जो इनपुट होगा किसके बराबर में होगा, रोटेशनल लॉस। जो पावर होगा प्राइम मूवर का किसके बराबर में होगा, रोटेशनल लॉस के बराबर में होगा स्टेप टू में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर किया है, कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन यहाँ पर ये कोर लॉस एंड ओपन सर्किट वोल्टेज एंड कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन ओपन सर्किट वोल्टेज एंड रोटेशनल लॉस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये कोर लॉस और यहाँ पर ये ओपन सर्किट वोल्टेज दोनों के बीच में अगर कैरेक्टरिस्टिक बनाए तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ओपन सर्किट वोल्टेज और रोटेशनल लॉस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है रोटेशनल लॉस और एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है ओपन सर्किट वोल्टेज, दोनों के बीच में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो रीजन है वो कैसा है, वो है कांस्टेंट लॉस। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट लॉस में हमें कौन सा लॉस मिल रहा है, फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस। और इससे ऊपर हमें जो लॉस जो मिलेगा, मतलब ये इतने गैप में हमें जो लॉस जो मिलेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कोर लॉस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लॉस है ये बेसिकली कांस्टेंट है, फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिंक्रोनस मशीन ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड। जो सिंक्रोनस मशीन है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, जिसकी वजह से होता है क्या, जो फ्रिक्शन लॉस और जो विंडेज लॉस होते हैं वो हमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो फ्रिक्शन लॉस और जो विंडेज लॉस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, रोटेशनल लॉस विच इज सम ऑफ फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस एंड कोर लॉस चेंजेस विद ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल लॉस जो कि किसके बराबर में, फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस के सम के बराबर में। और कोर लॉस, तो रोटेशनल लॉस और जो कोर लॉस होते हैं वो चेंज करते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बहुत अच्छे क्लियर है। यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग देखें, जैसे जैसे यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कोर लॉस वाली कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये रोटेशनल लॉस वाली कैरेक्टरिस्टिक, दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वेरी करती है जब हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज को वेरी करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना चाहिए हमें, जो रोटेशनल लॉस और जो कोर लॉस होता है ये चेंज करते हैं जब हम लोग, जो वेरी करते हैं जब हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज को वेरी करते हैं। अभी हम लोग तीसरे स्टेप में करेंगे क्या, जो आर्मेचर है उसको भी हम लोग शॉर्ट कर देंगे। इससे पहले जो आर्मेचर था वो शॉर्ट नहीं था स्टेप टू में, और जो फील्ड थी वो एक्साइटेड थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो आर्मेचर है उसको भी हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो मशीन होगी वो रेटेड स्पीड पर चलेगी, और जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो भी कैसी रहेगी, एक्साइटेड रहेगी।
तो अभी हमने ये तीसरे स्टेप में सारे के सारे लॉस मिलेंगे, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस भी एग्जिस्ट करेगा, फिर फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर ये फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस क्या होता है इसके बारे में हमने बात किया था। यहाँ पर ये फ्रिक्शन लॉस बेसिकली होता क्या है, जो बियरिंग होती है, जो बियरिंग जो होती है उसका जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से लॉस जो जनरेट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस, राइट। और विंडेज लॉस का मतलब क्या होता है, जब हमारी मोटर का शाफ्ट घूम रहा होता है तो ऐसे केस में मोटर या फिर जनरेटर जब घूम रहा होता है तो होता क्या है, एरियल ड्रैग के वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसके वजह से एक लॉस क्रिएट होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं विंडेज लॉस। या फिर हम लोग बोल सकते हैं हवा का जो रेसिस्टेंस है उसके वजह से जो लॉस जो जनरेट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं विंडेज लॉस। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, फील्ड कॉपर लॉस भी एग्जिस्ट करेगा, नॉन जीरो होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये सारे के सारे लॉसेस की वजह से, ड्यू टू ऑल दिस लॉसेस, पावर ऑफ प्राइम मूवर रिमेन इक्वल टू रोटेशनल लॉस। यहाँ पर ये सारे के सारे लॉसेस की वजह से होगा क्या, जो प्राइम मूवर का जो पावर होगा किसके बराबर में होगा, रोटेशनल लॉस के बराबर में होगा और शॉर्ट सर्किट लोड लॉस के बराबर में होगा। तो जो प्राइम मूवर का जो पावर है वो किसके बराबर में होगा, रोटेशनल लॉस के बराबर में होगा, और यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट लोड लॉस के बराबर में होगा। यहाँ पर ये 3IA² आ रहे, हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, 3IA² आ रहे, ये बेसिकली है शॉर्ट सर्किट लोड लॉस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो प्राइम मूवर का जो पावर है, यहाँ से हमने क्या सीखा, जब आर्मेचर में भी करंट फ्लो हो रहा होगा, फील्ड भी हमारी एक्साइटेड होगी, जब हमारी मशीन रेटेड स्पीड पर भी चलेगी, तो ऐसे केस में जो प्राइम मूवर का जो पावर होगा किसके बराबर में होगा, रोटेशनल लॉस प्लस शॉर्ट सर्किट लोड लॉस के बराबर में होगा। इसको हम लोग मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट लोड लॉस इज इक्वल टू आर्मेचर लॉस। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट सर्किट लोड लॉस हमने जो कंसिडर किया 3IA² है, जो कि बेसिकली शॉर्ट सर्किट लोड लॉस। तो ये जो शॉर्ट सर्किट लोड लॉस है किसके बराबर में होता है, आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस स्ट्रे लोड लॉस। तो स्ट्रे लोड लॉस और ये जो आर्मेचर कॉपर लॉस है, दोनों का जब हम लोग सम करें तो हमें कौन सा लॉस मिल जाएगा, शॉर्ट सर्किट लोड लॉस, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इसको, हम लोग स्ट्रे लोड लॉस के लिए अगर हम लोग रिलेशन ऑब्टेन करें, तो जो स्ट्रे लोड लॉस होगा बराबर में होगा शॉर्ट सर्किट लॉस माइनस आर्मेचर कॉपर लॉस के। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे लॉसेस के बारे में बात किया है। इससे पहले हमने डिस्कशन किया है कि अगर मशीन में अगर लॉसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो जो मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी। मशीन में अगर लॉसेस कम होते हैं तो ऐसे केस में जो मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो लॉसेस के साथ कैसी प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लॉसेस कम तो एफिशिएंसी ज़्यादा, लॉसेस ज़्यादा तो एफिशिएंसी कम। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का अगर हम लोग एक बार ऑल्टरनेटर का पावर फ्लो डायग्राम देखें, तो जो पावर फ्लो होगा वो डायग्राम वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऑल्टरनेटर के इनपुट में हम लोग कौन सा पावर देते हैं, मैकेनिकल पावर देते हैं इनपुट में, और आउटपुट में हमें कौन सा पावर मिलता है, इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है। तो इनपुट में हम लोग दे रहे हैं मैकेनिकल पावर, आउटपुट में हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिकल पावर। तो जो हम लोग ऑल्टरनेटर को इनपुट में मैकेनिकल पावर देते हैं तो पहला कौन सा डोमेन आएगा, मैकेनिकल डोमेन आएगा या फिर इलेक्ट्रिकल डोमेन। ऑब्वियसली पहला मैकेनिकल डोमेन आएगा। मैकेनिकल डोमेन में दो लॉसेस हो गए, फ्रिक्शन लॉसेस हो गए और विंडेज लॉसेस हो गए। ये फ्रिक्शन लॉस और ये विंडेज लॉस दोनों का जो सम है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रोटेशनल लॉस। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल डोमेन, फिर उसके बाद बची कुची जो पावर होगी, सबसे पहला जब हम लोग इनपुट पावर देंगे तो जो इनपुट पावर होगी वो मैकेनिकल डोमेन में जाएंगी। मैकेनिकल डोमेन में होगा फ्रिक्शन लॉस और ये विंडेज लॉस। फ्रिक्शन लॉस और ये विंडेज लॉस जो कि रोटेशनल लॉस है, हमें पता है रोटेशनल लॉस इज सम ऑफ फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस। तो यहाँ पर ये रोटेशनल लॉस की वजह से होगा क्या, वो जो पावर है वो जो पावर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा ये लॉसेस की वजह से। फिर उसके बाद होगा क्या, जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल डोमेन में जाएंगी। तो इलेक्ट्रिकल डोमेन में होगा क्या, बची कुछ जो पावर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट एज ऑफ एग्जांपल है, इनपुट पावर हमने दिया 100%। अभी जो इनपुट पावर है वो मैकेनिकल डोमेन में जाएंगी, जिसके वजह से होगा क्या, मैकेनिकल डोमेन में होगा क्या, रोटेशनल लॉस हो गया, और वो रोटेशनल लॉस की वजह से होगा क्या, जो पावर होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। लॉसेस की वजह से जो पावर होगी वो थोड़ी कम हो जाएंगी, जो एनर्जी है वो कम हो जाएंगी। तो मान लेते जो पावर है वो कितनी हो गई, पावर जस्ट एज ऑफ एग्जांपल मान लेते हैं 90% हो गई। फिर उसके बाद वो जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल डोमेन में जाएंगी। तो जब पावर इलेक्ट्रिकल डोमेन में जाएंगी तो इलेक्ट्रिकल डोमेन में लॉसेस हो गए, जो कि होगा बेसिकली जो कोर लॉस। तो ये कोर लॉस की वजह से होगा क्या, जो पावर है वो और कम हो जाएंगी। मान लेते जो पावर है वो हो गई 85%। फिर उसके बाद जो बची कुची जो पावर है, कौन से बची कुची जो पावर है वो मिलेंगी ऑल्टरनेटर को। फिर उसके बाद जो अल्टरनेटर है वो क्या करेगा, वो पावर या फिर बोल सकते हैं जो एनर्जी है उसे कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, राइट। अभी आउटपुट में हमें कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। मान लेते हो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो है 80%। जो पावर है वो कितनी बची है अभी, 80%। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल डोमेन में भी लॉसेस हो गए, जैसे कि आर्मेचर कॉपर लॉस हो गया, स्टील लोड लॉस हो गया, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट सर्किट लोड लॉस। तो ये लॉसेस की वजह से होगा क्या, जो पावर है वो और कम हो जाएंगी। लेट से मान लेते हैं जो पावर या फिर बोल सकते हैं जो एनर्जी है वो कितनी हो गई, जो एनर्जी मान लेते हो गई 75%।
फिर एनर्जी 75% हो गई। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल डोमेन के बाद जो एनर्जी हमें जो मिलेगी वो हमें फाइनल आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगी, या फिर बोल सकते हैं फाइनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमारा एनर्जी का फ्लो होता है, या फिर बोल सकते हैं पावर का फ्लो होता है हमारे ऑल्टरनेटर के केस में। और ये लॉसेस की वजह से होता है क्या, थोड़ी बहुत जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, इनपुट में हमने दिया मैकेनिकल एनर्जी, वो जो मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल डोमेन में गई। मान लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी हमने दिया 100%, तो मैकेनिकल डोमेन में वो एनर्जी गई। और मैकेनिकल डोमेन में होगा क्या, रोटेशनल लॉस होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, वो जो एनर्जी होगी वो थोड़ी बहुत जो एनर्जी होगी उसमें तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कम हो जाएगा। एनर्जी पावर हमें पता है दोनों सेम ही है, राइट। फिर उसके बाद वो जो एनर्जी है 80% एनर्जी जाएंगी इलेक्ट्रिकल डोमेन में, इलेक्ट्रिकल डोमेन में इलेक्ट्रिकल लॉसेस होगी जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा। फिर उसके बाद एनर्जी और कम हो जाएंगी, मान लेते हैं 75%। फिर उसके बाद जो अल्टरनेटर है उसको जो एनर्जी जो मिल रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है, 75% एनर्जी। अभी ये एनर्जी इसको क्या करेगा, मैकेनिकल में जो मैकेनिकल एनर्जी उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद जो एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल डोमेन में फ्लो करेंगे एंड इलेक्ट्रिकल डोमेन में लॉसेस हो गए। फिर उसके बाद हमें फाइनल आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने जो परसेंटेज कंसीडर किया, जैसे फॉर एग्जांपल 100% में से इतनी परसेंट एनर्जी कम हो गई, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या फिर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट ऐसा हमने रफ एग्जांपल कंसीडर किया था, इतनी एनर्जी 100% है जिसमें से इतनी कम हो जाती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने कंसिडर किया। हमें इतना पता होना चाहिए, जब एनर्जी का फ्लो होता है एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, तो बेसिकली होता क्या, लॉसेस होता है। और वो लॉसेस की वजह से होता क्या है, जो एनर्जी होती है वो थोड़ी बहुत डिसिपेट कर जाती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब ये ऑल्टरनेटर पावर डेवलप करता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेवलप पावर, ये किसके बराबर में होता है, जो डेवलप पावर है बराबर में होता है 3 EF फील्ड EMF इंटू आई आर्मेचर करंट, और यहाँ पर ये कॉस साई। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग जनरेटर की एफिशिएंसी के बारे में बात करें, तो जो अल्टरनेटर की जो एफिशिएंसी है ये वाले रिलेशन से गाइडेड होती है, 3 VT IA कॉस फाई, और डिनोमिनेटर में PSH प्लस IF स्क्वायर इंटू RF। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 100%। यहाँ पर ये जो PSH है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, शाफ्ट पावर। अगर हम लोग ऑल्टरनेटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी की अगर कंडीशन कंसिडर करें, वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑल्टरनेटर में, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या है कि जो कांस्टेंट लॉस और जो वेरिएबल लॉस है दोनों बराबर में होना चाहिए। तो कांस्टेंट लॉस शुड बी इक्वल टू वेरिएबल लॉस। तो जो कांस्टेंट लॉस है, कौन से लॉसेस है, रोटेशनल लॉस प्लस IF स्क्वायर इंटू RF। ये जो लॉस है कांस्टेंट लॉस है, किसके बराबर में होना चाहिए, वेरिएबल लॉस के। तो ये 3IA स्क्वायर इंटू RA, ये बेसिकली कौन से लॉस है, ये बेसिकली वेरिएबल लॉस। तो यहाँ पर ये बेसिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन होती है हमारे ऑल्टरनेटर में।